ठीक है, तो मैं एक बार जस्ट जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, जितने भी पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर कर रही हूँ। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, जो चीज़ें स्किप हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, मतलब आप लोगों को फिर से पता लग जाएंगी, और सब कुछ एक बार फिर से रिकॉर्ड भी हो जाएगा फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक, सो हमने स्टार्ट किया था विद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स बिगिंस विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897 में, देन प्रोटॉन्स इन 1990 और 1932 में न्यूट्रॉन्स। ठीक है, दिस वाज द क्लासिकल एरा ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। या अब जब प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ठीक है, प्रोटॉन का डिके इनटू इलेक्ट्रॉन विद एमिशन ऑफ सम अदर पार्टिकल्स शुड बी अ पॉसिबल और फिजिबल फिनोमिना, लेकिन इट वाज ऑब्जर्व दैट प्रोटॉन इज़ हाईली स्टेबल, इसका डिके नहीं हो पा रहा फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन मतलब कुछ ऑब्जर्व नहीं किया गया इसका डिके। तो टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन 1938 में स्टकलबर्ग ने बेरियन कंजर्वेशन लॉ दिया था। ठीक है, बेरियंस को लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास वाज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, सो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक तरह से बेरियन कहा गया था, हैवी वेट पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन्स को लेप्टॉन, लाइट वेट पार्टिकल्स। तो विद like discovery of proton and with its stability 1938 में प्रपोज किया गया था बेरियन कंजर्वेशन लॉ, उसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए। फिर 1934 में युगावा ने म्यूजॉन थ्योरी दी थी। किस लिए दी थी 1934 में? युगावा ने स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लाइक जिस तरह से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सप्लेन किया गया एज अ लाइक exchange of photons between two bodies, like photons were considered as mediators for electromagnetic force, उसी तरह से युकावा ने इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं विच रिजल्ट्स इन द विच इज़ द ऑरिजिन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, और युकावा ने लाइक इस पार्टिकल का वेट भी मेजर मतलब थ्योरेटिकली डिराइव किया था। ठीक है, ही सेड कि जो ये पार्टिकल रहेगा, जो मीडिएटर होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का, इसका मास शुड लाई बिटवीन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटॉन से कम होना चाहिए, और इसीलिए फिर इसे म्यूजॉन कहा गया था, मिडल वेट पार्टिकल। ठीक, तो 1936-46 के अराउंड एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें इस तरह के पार्टिकल का एविडेंस मिला था, राइट, किस तरह कोई पार्टिकल, बट कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं थी क्योंकि मासेस में वेरिएशन आ रहा था। ठीक है, फिर 1947 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें कंफर्म किया गया कि जो मास वेरिएशन आ रहा था इससे पहले भी, राइट, वो आ रहा था बिकॉज दो तरह के पार्टिकल जनरेट होते हैं, पायन एंड म्यूऑन। जो पायन है इट डिसइंटीग्रेट्स क्विकली इनटू म्यू पार्टिकल, तो इस वजह से फिर वो डिफरेंट मासेस वगैरह आ रहे थे एंड ऑल। बट एनीवेज फिर 1947 में जब पायन और म्यूऑन डिस्कवर हुए, युकावा की जो म्यूजॉन थ्योरी थी वो भी एस्टेब्लिश हो गई। तो इस तरह से डिस्कवरी चली, लाइक पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, उसके बाद डिस्कवर हुआ पायन विच वॉज कंसिडर्ड एज मीडिएटर फॉर इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और साथ में जो भी म्यूऑन भी पार्टिकल डिस्कवर हुआ। बाय द टाइम लाइक
इनिशियली वही, ये पहले एक थ्योरेटिकल आइडिया था, हाइपोथेसिस टाइप थी। उसी तरह से बाय द टाइम डिराक ने एंटी पार्टिकल हाइपोथेसिस दी थी कि लाइक डिराक ने जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन दी पार्टिकल के लिए, राइट, इक्विवेलेंट टू श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना, उसके सॉल्यूशन में एनर्जी ऑफ पार्टिकल वाज लाइक E² इक्वल टू P² C² प्लस M² C4। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P² C² प्लस M² C4। तो ही सजेस्टेड और ही हाइपोथेसाइज्ड लाइक कि जो नेगेटिव एनर्जी है इट इज़ एसोसिएटेड विद एंटी पार्टिकल। ही थॉट दिस नेगेटिव एनर्जी बिलोंग्स टू एंटी पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल के साथ कोई ना कोई एंटी पार्टिकल रहेगा। तो मतलब ऐसे ही इनिशियली तो उन्होंने जैसे मतलब डिराक ने तो ये प्रपोज किया था कि एंटी पार्टिकल इज़ लाइक द डेफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम अ स्पेस, कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन सी कंसीडर करें और उस इलेक्ट्रॉन सी में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो उसकी स्पेस पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, जिस वैकेंसी का मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा, बस चार्ज अपोजिट रहेगा, राइट, चार्ज विल बी पॉजिटिव, तो वो एक एंटी पार्टिकल है। क्लियर। पर सबसे पहले फिर 1955 में एंटी प्रोटॉन, जो फर्स्ट एंटी पार्टिकल डिस्कवर किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो एंटी प्रोटॉन था इन 1955, उसके बाद एंटी न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, राइट। सो 1956 तक भी, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस तब तक भी सिर्फ हमारे पास इतने से पार्टिकल्स थे, लाइक 3 particles, 2 एंटी पार्टिकल्स एंड 2 more particles, 1 meson, 1 mediator which is also a meson, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन जिस टाइम पे ये आइडियाज़ डेवलप हो रहे थे उसी टाइम के अराउंड पॉली ने न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, बीटा डीके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। और इनफैक्ट पॉली ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया था न्यूट्रिनो का, इनिशियली पॉली ने इसे न्यूट्रॉन कहा था, न्यूट्रिनो को इनिशियली ही कॉल्ड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल था ये, है ना। पॉली ने क्या सोच के न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी थी, क्यों दी थी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पॉली ने? बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए ना, एनर्जी कंजर्वेशन एक्सप्लेन करने के लिए बीटा डीके प्रोसेस में, ही सेड कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो साथ में एमिट हो रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रल है हम उसे नहीं डिटेक्ट कर पा रहे। तो फिर पॉली ने उसे न्यूट्रॉन कहा था, बट 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, राइट। तो इसके ऊपर फिर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, बट आफ्टर 2-3 ईयर्स जब फर्मी ने बीटा डीके थ्योरी दी थी, राइट, थ्योरी टू एक्सप्लेन बीटा डीके प्रोसेस, तो फिर से मतलब ही लेड एम्फेसिस ऑन दिस पॉलीज न्यूट्रिनो, ठीक है, उसने कहा कि हाँ इस तरह का पार्टिकल इज़ रिक्वायर्ड। और फिर 1956 में न्यूट्रिनो डिस्कवर हुआ था, और इसे डिस्कवर किया था वाइल, हाँ राइट, सो दिस काइंड ऑफ, ये तो पायोन, हाँ क्यों डिस्कवर किया था, ओके। सो न्यूट्रिनो डिस्कवर हुआ था, और इनफैक्ट जो भी मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, न्यूट्रिनो डिस्कवर किया था, उसमें भी बाद में लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये एंटी न्यूट्रिनो है और न्यूट्रिनो डिफरेंट है, ठीक है। और दोनों में मतलब न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं, लाइक चार्ज इनका 0 है, मास इनका इक्वल है, तो किस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए, लाइक। तो उस टाइम पे फिर ये लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट दिया गया, जिस तरह से पहले प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेड्रॉन कंजर्वेशन दिया गया था, उसी तरह से फिर ऑब्जर्व किया गया कि एक रिएक्शन है, लाइक दिस रिएक्शन डजंट टेक प्लेस इफ़ यू रिप्लेस न्यूट्रिनो बाय एंटी न्यूट्रिनो, जिससे प्रूव हुआ कि ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो डिफरेंट है।
अभी जैसे अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन का एंटी पार्टिकल इज़ फोटोन इटसेल्फ। सेम चीज़ न्यूट्रॉन के लिए भी है, राइट। एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रॉन इटसेल्फ। बट न्यूट्रिनो के लिए जब ये इस तरह ये रिएक्शन ऑब्जर्व की गई कि जब हम ये न्यूट्रॉन को न्यूट्रिनो को एंटी न्यूट्रिनो से रिप्लेस कर रहे हैं तो रिएक्शन फिजिबल नहीं हो पा रही, ठीक है। ये रिएक्शन न्यूट्रिनो के साथ फिजिबल है बट विद एंटी न्यूट्रिनो पॉसिबल नहीं है। तो दिस लेड टू डिफ्रेंशिएशन बिटवीन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। अब उनको किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो उसके लिए फिर डिफ़ाइन कर दिया ये क्वांटम नंबर लैप्टॉन नंबर, राइट, कि इनके लिए लैप्टॉन नंबर इज़ डिफरेंट। इनका स्पिन सेम रहेगा, इनका मास सेम है, इनका चार्ज इक्वल है, लाइक न्यूट्रल हैं दोनों, तो बट लैप्टॉन नंबर इज़ डिफरेंट। और यहाँ पर एक और चीज़ है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में एक और डिफरेंस है। इट वाज हाइपोथेसाइज्ड लाइक कि न्यूट्रिनो में इट्स लाइक कि पॉजिटिव चार्ज इज़ एट सेंटर एंड एट द एजेस। अगर हम सपोज एक तरह से स्फेरिकली सिमेट्रिक अरेंजमेंट लेके चलें, ये सारी हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशंस हैं, कुछ भी कंक्रीट नहीं है। तो अगर हम एक स्फेरिकल सिमेट्री लेके चलें तो उसके सेंटर में और उसके एजेस में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और बीच में नेगेटिव चार्ज फील्ड अप होगा फॉर न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो के लिए ये अपोजिट रहेगा कि सेंटर और एजेस पे नेगेटिव चार्ज और बीच में पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल दे आर न्यूट्रल, सो मतलब ये फिर एक पिक्चर दी गई कि दिस वे दे कुड बी डिफरेंट, क्लियर। और फिर वो ये लैप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ दिया गया, और क्योंकि दीज लॉज नेवर फेस्ड एनी वायलेशन तो इसलिए ये चलते आ रहे हैं। अगर हम बात करें बाकी कंजर्वेशन लॉज की जो हमारे यूनिवर्सल लॉज हैं, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, उनको हम स्पेस टाइम सिमेट्री कंसीडर करके डिराइव कर सकते हैं, राइट। बट ये जो लॉज हैं कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन नंबर, हेड्रॉन नंबर, म्यूऑन नंबर, इनको हम डिराइव नहीं कर सकते यूज कंसीडरिंग सम फर्स्ट प्रिंसिपल्स एंड ऑल। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ये सिर्फ एक तरह से रीजनिंग दी गई थी फॉर सम फिनोमिनाज विच वर ऑब्जर्व्ड कि कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दे दी गई, राइट। दे डोंट हैव एनी मैथमेटिकल बेस। इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है कि इसका कोई वायलेशन मिल जाए, राइट। बट अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हैं दे फॉलो दीज कंजर्वेशन लॉज, तो इसलिए हम इनको एक तरह से मैंडेटरी मान के चलते हैं इन कंजर्वेशन लॉज को। तो ठीक है, तो अभी तक डिस्कवर हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स, 3 एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था डिस्कवरी ऑफ केऑन, फर्स्ट स्ट्रेंज पार्टिकल। अभी तक हमारे पास हेड्रॉन्स में सिर्फ लाइक हैवी पार्टिकल्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनको मीजॉन कहा गया, मिडल वेट पार्टिकल्स, राइट। और बाकी एक है एक और दो हैं लेप्टॉन्स, तो 2 बेरियॉन्स, 2 मीजॉन्स और 2 लेप्टॉन्स, ठीक है। 1956 तक अच्छा नहीं 56 तक स्ट्रेंज पार्टिकल भी आ गया। 1947 में केऑन वाज डिस्कवर्ड। ओके, न्यूट्रिनो की डिस्कवरी, हाँ, इसके बाद इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो 1947 के अराउंड केऑन डिस्कवर हुआ था, और फिर क्योंकि इनका एक स्ट्रेंज बिहेवियर था, क्या स्ट्रेंज बिहेवियर है इनका, वाई आर दे कॉल्ड स्ट्रेंज पार्टिकल्स? डीके वीक इंटरेक्शन से होते हैं। और डिफरेंस क्या रहता है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है? That was based on
लाइफ टाइम किसके लिए ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए या वीक के लिए लाइफ टाइम ज़्यादा होता है? वीक का ज़्यादा होता है। जो वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन के लिए लाइफ टाइम इज़ अराउंड वीक इंटरेक्शन के लिए लाइफ टाइम इज़ अराउंड 10⁻⁻10 seconds, while for a strong interaction लाइफ टाइम इज़ अराउंड 10⁻23 seconds। है तो उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि कौन सी वीक इंटरेक्शन है, कौन सी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो ठीक है, ये दो पार्टिकल्स मतलब केऑन्स डिस्कवर किए, K+ पार्टिकल्स। इनिशली तो अज्यूम किया गया था कि सिमिलर ही हैं, वो सब चीज़ें डिफरेंट स्टोरी है, उतने हमारे इंटरेस्ट की है भी नहीं अभी। बट ठीक है, दिस पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड इन 1947-49 और इस तरह से ये पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए थे, एक पायन, पाई नेगेटिव एंड प्रोटॉन। ओके, सो विजिबल है पूरा डायग्राम, ठीक है। तो एक चैम्बर डिज़ाइन किया गया, उस चैम्बर के सेंटर में एक लेड प्लेट रख दी, ठीक है, लेड प्लेट, और इसकी 3 सेंटीमीटर थिकनेस है सिर्फ, राइट। 3 सेंटीमीटर मीन्स हार्डली इतनी सी थिकनेस है लेड प्लेट की। और इस पे इंसिडेंट की गई कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज मीन्स जो यूनिवर्स से आ रही है आपके पास, राइट। तो मतलब अज्यूम किया जाता है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये लाइक अगर हम कॉस्मिक रेज को ऑब्जर्व करेंगे उसमें ये सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। फिर अर्थ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम डिके इनटू सम अदर लाइटर पार्टिकल्स, इसलिए हम काफ़ी सारे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए मतलब इनको डिटेक्ट करने के लिए कई बार वही एयर बैलून्स भेजे जाते हैं ताकि वो अपर एटमॉस्फेयर में जाके कॉस्मिक रेज से कुछ डाटा डिटेक्ट कर सकें, इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकें, राइट। तो कॉस्मिक रेज इंसिडेंट की गई थ्रू सम होल इन दिस चैम्बर और दे वर मेड टू फॉलो ऑन लेड। तो अब ये कह लो कि लेड से पास करने का बेनिफिट, लाइक डिसइंटीग्रेट तो उन्होंने होना है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, दे विल डिसइंटीग्रेट अपना लाइफ टाइम पूरा करके। लाइफ टाइम क्या होता है? हम पार्टिकल्स के लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ टाइम? जिस टाइम के बाद कोई पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाए, मतलब खत्म। पार्टिकल के क्रिएशन और डिके के बीच में जो एक एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम, दैट इज़ अ लाइफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो डिके होना ही होना है। बट यहाँ पर ये लेड डालने का पर्पस समवेयर ये है कि जब पार्टिकल्स इस पे इंसिडेंट होंगे तो दे विल लूज सम ऑफ देयर एनर्जी, और जो डिसइंटीग्रेशन दैट विल टेक प्लेस मच मोर क्विकली, ठीक है। क्योंकि अभी चैम्बर आप बहुत बड़े साइज़ का, तो मतलब देयर इज़ अ लिमिटेशन कि आप कितने साइज़ का चैम्बर यूज़ कर सकते हो अपना लेबोरेटरी में, इक्विपमेंट कितनी डायमेंशंस के यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इसलिए डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, इतने छोटे से चैम्बर में ऑब्जर्व करने के लिए दे हैव पुट अ लेड इन बिटवीन। और फिर वहाँ से ये इस तरह की आर्क, अगर जो ये ओरिजिनल डायग्राम है यहाँ पर ये आर्क इधर जैसे दिखाई दे रही है, लाइक अगर आप देखो हल्का हल्का वाइट वाइट से डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो इस तरह की आर्क दिखाई दी गई, इनको फिर दे इंटरप्रेटेड एज पायन एंड प्रोटॉन, राइट। तो अब ये दोनों जो पार्टिकल डिस्कवर किए गए, सो वहाँ से भी कंक्लूजन निकाला गया कि ठीक है, देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल्स विच डिके इनटू पायन एंड प्रोटॉन। अब इसको हमने जब वो पायन और प्रोटॉन में डिके कर रहे हैं तो उसको एक न्यू पार्टिकल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे देखो, आपको जो आपके प्रोडक्ट्स हैं और जो इनिशियल पार्टिकल जो डिके हो रहे हैं उनके मासेस को भी मैच करना है, राइट। वो जिस एनर्जी से, मतलब पूरा एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक है पायन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए, उनके क्या उनका जो मास लेके एडअप किया जाएगा, उनकी वेलोसिटीज़ थी उसको एनर्जी में कन्वर्ट एनर्जी मास इक्विवेलेंस यूज़ करके मास में कन्वर्ट करेंगे। तो जो पार्टिकल हमेशा ये कह लो कि हैवी पार्टिकल ही डिके करेगा इनटू लाइटर पार्टिकल्स,
ठीक है। तो जब आपको प्रोटॉन मिला मींस जो पार्टिकल डिके हो रहा है इट शुड बी हैवियर देन प्रोटॉन। और अभी तक हमने जितने भी बेरियॉन्स डिस्कवर किए हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल इनका मास है। तो इट मीन्स और इलेक्ट्रॉन है जिसका मास उससे कम है, न्यूट्रिनो का मास कम रहेगा, राइट। पायोन भी मिडल वेट पार्टिकल है, मास बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो पायोन भी आपका प्रोटॉन में डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता। मोर ओवर आपको फिर अब जब पायोन और प्रोटॉन मिल रहे हैं इट मीन्स सब कोई नया पार्टिकल है विच इज़ हैवियर देन दीज टू, जिसका मास इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ पायोन। और फिर उस पार्टिकल को लेटर ऑन इनिशियली तो उसको कुछ भी लैम्डा वगैरह या अल्फ़ा बीटा कुछ भी नाम दिया होगा, बट लेटर ऑन इट वाज गिवन नेम के। न्यूट्रल पार्टिकल था तो इसलिए के नॉट। और वही है। तो इसके बाद जब ये स्ट्रेंज पार्टिकल्स डिस्कवर किए, पहले केऑन डिस्कवर हुआ, उसके बाद 1950 में ये लैम्डा पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, उसके बाद बाकी सारे हैवी बेरियॉन्स लाइक सिग्मा और ये जो भी सिंबल है इसको एंड एप्सिलॉन में भी, हाँ बिग एप्सिलॉन और लैम्डा एक्सेट्रा, मतलब बहुत से फिर पार्टिकल्स बेरियॉन्स डिस्कवर किए गए। अब इनके स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से फिर गैलमैन निशिजिमा ने 1953 में स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर प्रपोज किया था कि इन पार्टिकल्स के साथ एक स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है एंड दिस नंबर शुड बी कंजर्व्ड इन ऑल द रिएक्शंस। और स्ट्रेंजनेस मतलब ये क्वांटम नंबर इसलिए भी रिक्वायर्ड था टू एक्सप्लेन दैट वाई दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। ठीक है, तो अगर जैसे केऑन की प्रोडक्शन की रिएक्शन क्या थी पहले डिस्कस किया ना यहाँ पे, पता नहीं क्या थी, बाद में देखते हैं। एनीवेज बट वट एवर द रिएक्शन वॉज, शायद नहीं पता नहीं क्या था केऑन की प्रोडक्शन रिएक्शन, देखेंगे। बट जैसे कोई भी नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल लाइक नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल कैन डिके इनटू टू स्ट्रेंज पार्टिकल्स, राइट। अब अगर स्ट्रेंजनेस नंबर हमें कंजर्व करना है तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये पार्टिकल्स पेयर में प्रोड्यूस होंगे, एक की स्ट्रेंजनेस पॉजिटिव तो दूसरे की नेगेटिव एंड टोटल स्ट्रेंजनेस विल बी ज़ीरो। तो मतलब पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल एक साथ प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? तो वही ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए गैलमैन निशिजिमा ने स्ट्रेंजनेस क्वांटम नंबर प्रिस्क्राइब किया इन 1953। तो अब तक हमारे पास काफ़ी सारे बेरियॉन्स और इन बिटवीन मीजॉन्स लाइक ओमेगा, फाई एक्सेट्रा वो भी डिस्कवर होते रहे। ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज थी, जो एक प्राइमरी डिस्कवरीज थी वो मैंने डिस्कस कर दी। बाकी तो फिर ये था कि एक बार जब आइडिया लग गया कि अच्छा पार्टिकल्स हैं और ज़्यादा मिल सकते हैं तो वो एक ऑब्वियस चीज़ थी। बट जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन थी, जैसे स्ट्रेंज पार्टिकल की जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, दैट वाज लाइक ऑफ सरप्राइज कि इस तरह का पार्टिकल जनरेट हुआ। उसके बाद जब और पार्टिकल्स हुए तो ठीक है, अब एक आ चुका है तो और भी आ सकते हैं, वो इस तरह का उसके लिए एटीट्यूड रहा। तो ये कह लो अब 1953 तक हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स थे। लेप्टॉन्स में हमारे पास क्या क्या रहा, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन भी डिस्कवर हो चुका, हाँ म्यूऑन भी डिस्कवर हो चुका था, राइट। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और ठीक है, हेड्रॉन्स में तो काफ़ी सारे हो गए। अब आपके पास केऑन्स लाइक मीजॉन्स और क्या क्या रहा जो भी है, सिग्मा पार्टिकल्स, लैम्डा पार्टिकल्स। तो फिर 1961 में गैलमैन ने इन पार्टिकल्स को एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज किया, 8 फोल्ड वे से हम कहते हैं। और 8 फोल्ड वे से क्यों कहते हैं इसका मेरे को जितना भी पढ़ के रीज़न मिला, उसमें दे डिस्कस्ड कि जिस तरह से बुद्धिज़्म में एक तरह से लिबर्शन और लाइफ जीने के लिए 8 वेज बताए गए हैं ना, 8 वेज ऑफ बुद्धिज़्म, राइट। उसी से आइडिया लेके इसे
एट फोल्ड वे नाम दिया गया कि लाइक दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइक complete description or complete picture of all the elementary particles which created this universe, right? इस तरह का कुछ आइडिया लेके इसको फिर एट फोल्ड वे नाम दिया गया। और तो इसका कोई रेलेवेंस यहाँ पर है नहीं, क्योंकि एट के साथ ऑल्दो इसमें 8 पार्टिकल्स हैं, बट जैसे आगे हम ड्यूक्यूप्लेट बनाते हैं यहाँ पर 10 पार्टिकल्स हैं हमारे पास, राइट? तो ये तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था, इसे आप लोग यहाँ से फिर रिवाइज कर सकते हो, मैं शेयर कर दूँगी ये। और फिर हेड्रॉन्स की, रिमेंबर इस तरह से सिर्फ हेड्रॉन्स को अरेंज किया गया था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन नहीं है। और फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइक कि वाई दे गेट अरेंज्ड इनटू सच सिंपल डायग्राम्स, लाइक इतनी सिंपल सिमेट्री क्यों दिखा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए गेलमैन ने ही फिर और ज़्विग एक और साइंटिस्ट है, इंडिपेंडेंटली दोनों ने क्वार्क मॉडल दिया। यहाँ पर मैं ये नाम इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज़ ज़रूरी रहते हैं ये चीज़ें, ऐसा इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, बट आपको एक स्टोरी बिल्डअप करने के लिए। और फिर जब आप जैसे जितना ज़्यादा फर्दर हायर स्टडीज़ में जाओगे, जब बहुत ही लाइक कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ आते हैं, चीज़ और भी चीज़ें आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कह लो बट कुछ नई चीज़ें आएंगी, बट टिपिकल सी चीज़ें होंगी, क्योंकि इसके बाद जितनी भी फिज़िक्स जा रही है वो सारी एब्स्ट्रैक्ट जा रही है, राइट? जिसमें इमेजिनेशन ज़्यादा है, हाइपोथेसिस ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब साइंटिस्ट के नाम साथ में होंगे कि किसने क्या दिया, तो एक तो उस कॉन्सेप्ट को याद रखने में ईजी रहता है और एक क्रोनोलॉजी दिमाग में बनती रहती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से आपको ये भी आइडिया रहेगा कि कौन सा साइंटिस्ट कब आया था, लाइक किसने जब काम किया, तो उससे क्रोनोलॉजी भी ऑटोमेटिकली बनती रहती है। और फिर उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, क्योंकि इनके वर्क्स भी समवेयर कनेक्टेड है ना, जैसे गेलमैन ने पहले स्ट्रेंजनेस नंबर दिया, ठीक है? फिर जब इतने सारे पार्टिकल्स आ गए, उसने पार्टिकल्स को इन डायग्राम्स में अरेंज किया। अब ये डायग्राम्स में क्यों अरेंज हो पा रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए गेलमैन ने क्वार्क मॉडल दिया, राइट? सो फिर एक सीक्वेंस बनती है कि किस तरह से, और ये भी पता चलता है कि आपका जो एक तरह से साइंटिफिक प्रोग्रेस है किस तरह से हो रही है, राइट? आप अगर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे तो उसके पीछे का बैकग्राउंड कैसे था, किस तरह से स्टेप वाइज आप प्रोग्रेस किए हो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, जहाँ भी आप मतलब जो भी आप चीज़ स्टडी कर रहे हो। तो गेलमैन एंड ज़्विग ने इंडिपेंडेंटली दोनों ने फिर क्वार्क मॉडल दिया था 1964 में, क्लियर? ओके, हाँ, 1964 में ये लास्ट ओमेगा माइनस डिस्कवर किया गया था, है ना? और ये मैंने डिस्कस किया था क्लास में कि पहले ये थ्योरेटिकली डिस्कवर किया था बेस्ड ऑन दिस डायग्राम, और इसकी थ्योरेटिकल डिस्कवरी के बाद ये एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर हुआ इन 1964। तो जब ये डिस्कवर हो गया तो लाइक दीज पीपल वर मोर कॉन्फिडेंट इन सब चीज़ों को लेके, जो भी उन्होंने लाइक चाहे हेड्रॉन कंजर्वेशन लॉ और लेप्टॉन कंजर्वेशन, स्ट्रेंजनेस कंजर्वेशन ये सब चीज़ें दी, तो दे वर मोर कॉन्फिडेंट विद देयर मॉडल। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्वार्क मॉडल दिया। अगेन ये तो कंप्लीट हाइपोथेसिस थी, इसमें कुछ भी एक फैक्चुअल नहीं था, एक भी फैक्ट नहीं था, इट वाज जस्ट एन इमेजिनेशन। बट इतनी हाई लेवल की इमेजिनेशन की ये बाद में एक्सेप्ट हुई, क्या? तो इस इमेजिनेशन में राइट व्हाट दे सेड लाइक क्वार्क मॉडल में कि ठीक है, एवरी क्वार्क कम्स इन 3 फ्लेवर, अच्छा क्वार्क कम्स इन 3 फ्लेवर्स, नॉट एवरी, वो तो कलर्स होते हैं इनके साथ है, बट क्वार्क्स हैव 3 फ्लेवर्स, इनिशियली 3 कहा था, है ना, अप डाउन एंड स्ट्रेंज, बाकी सब उसके बाद की बात है, बट इनिशियली इस मॉडल में क्वार्क्स वर हैविंग ओनली 3 फ्लेवर्स, अप डाउन स्ट्रेंज, फॉर्मिंग ट्राइंगुलर 8-way फोल्ड पैटर्न, जो कि डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। देन बेरियन इज कंपोज्ड ऑफ 3 क्वार्क्स एंड मेसॉन इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। इसके ऊपर भी डिस्कशन हो ही गया था लास्ट टाइम, राइट? जैसे अब ये डीक्यूप्लेट है, लाइक 3 क्वार्क्स अगर हम लेते हैं तो उसके ये 10 कॉम्बिनेशंस ही पॉसिबल हैं, एंड दीज 10 कॉम्बिनेशंस कॉरस्पॉन्ड टू ऑल दीज 10 पार्टिकल्स, राइट? इनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेम विद मेसॉन्स, सो यहाँ पर भी मेसॉन्स के टोटल 9 कॉम्बिनेशंस हैं,
और जो ये मेसॉन ऑक्टेट था यहाँ पर 8 ही पार्टिकल्स थे। लेटर ईटा डैश वॉज डिस्कवर्ड विच बिलोंग टू SS बार। अब यहाँ पर भी एक चीज़ थी कि देखो Q0 एंड S0 3 कॉम्बिनेशंस में है, UU बार, DD बार एंड SS बार। तो एक्चुअल में कौन सा पायोन है, कौन सा ईटा है, वो सिर्फ एक तरह से रैंडम अलॉटमेंट है कि ठीक है UU बार पाई नॉट हो गया, DD बार ईटा हो गया, नहीं तब उसके पीछे भी कोई कंक्रीट रीज़न नहीं है। ठीक है, फिर अभी स्क्वार्क मॉडल में जैसे यहाँ पर था कि 3 U है, तो अगर ये तीनों सिमिलर हैं तो इट वुड हैव लेड टू वायलेशन ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, और उसको कैसे डील किया गया, क्वार्क्स कहा गया कि क्वार्क्स के 3 कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, एंड ऑल नेचुरली ऑकरिंग पार्टिकल्स आर कलरलेस। तो कलर हाइपोथेसिस लेके हमें एक फ़ायदा तो ठीक है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, दूसरा फ़ायदा क्या हो गया, मतलब कलर की जगह हम कोई और हाइपोथेसिस ले सकते थे, बट कलर हाइपोथेसिस से एक तो ये रीज़न कि वाई ओनली दीज 2 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, 4 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन, 5 क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ पर फिर हम कलरलेस नहीं बना सकते उस कॉम्बिनेशन को। ठीक है, और हाँ ठीक है, और सेकंड कि दिस दैट क्वार्क कन्फाइनमेंट की क्वार्क वाई इट इज़ ऑलवेज कन्फाइंड टू द हेड्रॉन, हमें एक सिंगल क्वार्क हम क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाते, क्योंकि अगेन अगर क्वार्क का कलर है और हम साथ में हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि ऑल नेचुरली अकरिंग पार्टिकल शुड बी कलरलेस, तो फिर क्वार्क अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये था डिस्कशन अभी तक का जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, एक तरह से कंपाइलेशन था उस सब का। टाइम कितना हुआ अभी, 46। 2-4 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ मैं, जो भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 15-20 मिनट। ठीक है।